हेलो दोस्तों, अलहरा क्लासेस में आप सभी का खुश आमदीद है। मैं हूं आपका दोस्त अजमल अहमद और आज हम देखने वाले हैं मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10th क्लास का। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अलहरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं। हमद खुदाए अज़्ज़ वजल में ज़ुलजलाल किसके लिए आया है? हमद खुदाए अज़्ज़ वजल में ज़ुलजलाल खुदा के लिए आया है, क्योंकि ज़ुलजलाल का मतलब होता है मर्तबे वाला, है ना। तो इन सब में सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला कौन? अल्लाह ताला। तो हमद खुदाए अज़्ज़ वजल में ज़ुलजलाल खुदा के लिए आया है। ठीक है। दूसरा सवाल, शबनम क्या है? तो शबनम ये कहानी हमारा है हमद जो लिखे हैं हमारे निसाब में शबनम कमाली। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि उनका तखल्लुस शबनम है, उनका नाम पूरा है शबनम कमाली, लेकिन उसमें लिखा है कि उनका तखल्लुस शबनम इस्तेमाल करते थे वो। ठीक है, शबनम कमाली अपना तखल्लुस शबनम इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस कहते हैं जो मुसन्निफ़ अपना एक अलग नाम रखता है नज़म के लिए या किसी शेर के लिए, जो शेर व शायरी में अपना नाम छोटा सा लिखा जाता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस नज़्म में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो तारीफ़ व तौसीफ़ सबसे पहले देखते हैं। तारीफ़ व तौसीफ़ ये मुतरादिफ़ अल्फाज है। तारीफ़ और तौसीफ़ दोनों एक ही अल्फाज है, यानी हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। सिनोनिम कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी एक ही मीनिंग है दोनों का। तो ऑप्शन देखते हैं, हम्द, नात, मनकबत, कसीदा। तो जिस नज़्म में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे नात कहते हैं। ठीक है, और जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। जिसमें बुज़ुर्गों की तारीफ़ हो उसे मनकबत, और कसीदा एक बादशाहों के लिए लिखा जाता था पहले। ठीक है, तो बादशाहों के लिए कसीदा लिखा जाता था। तो इसका आंसर होगा नात, हम्द नहीं, मनकबत भी नहीं, कसीदा भी नहीं। चलिए देखते हैं आगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में, और 1911 में, ये भी याद रखिएगा, 1911 में पटना में पैदा हुए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? तो भाभी जान नहीं है, यहाँ पे भाई जान है, वो टाइपिंग में एरर है, भाई जान है। ठीक है, तो भाई जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए खतूत लिखा करती थी। क्या करती थी? खतूत लिखा करती थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। छठा देखते हैं, नूर की ज़िद क्या होगी? नूर की ज़िद क्या होगी? ज़िद का मतलब होता है उल्टा। ज़िद का मतलब ज़िद हो या इज़दाद, ज़िद वाहिद है और इज़दाद जमा है। ठीक है, और नूर का मतलब होता है रोशनी। नूर का मतलब रोशनी। तो देखते हैं इसमें जिसका मतलब अंधेरा होगा वो आंसर सही होगा। तो कुल्फ़त का मतलब क्या होता है? मुसीबत। जुल्मत का मतलब अंधेरा, तो जुल्मत ही होगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। लेकिन सबका देख लेते हैं। हिकमत का मतलब होता है अक्ल, दानाई, ठीक है, या आकिल, और शिरकत का मतलब होता है शरीक होना किसी चीज़ में। तो ये आंसर नहीं है, आंसर है जुल्मत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फ़रार किसका अफसाना है? तो फ़रार हमारे निसाब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफ़ा है। कौन सा है? जुनून वफ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मादा परस्त सिर्फ इस ... यानी हमें खाली जगह को भरना है।
حال میں جی رہے ہوتے ہیں، ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں، یا حال، ماضی اور مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں حال کسے کہتے ہیں، ماضی کسے کہتے ہیں اور مستقبل کسے کہتے ہیں۔ حال کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، یعنی پریزنٹ کی بات ہے نا، اور ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ، یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ جو ابھی چل رہا ہے اسے کہتے ہیں حال، جو گزر گیا ہے اسے کہتے ہیں ماضی، اور آئندہ یعنی آنے والے زمانہ کو کہتے ہیں مستقبل، یعنی فیوچر ٹینس کو۔ تو مادہ پرست کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا سے کوئی مطلب پچھلی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، نہ اگلی زندگی سے مطلب ہے، وہ صرف آج میں ہی جیتا رہتا ہے، یعنی آج جو ہے کھا لو پی لو، آگے دن دیکھا جائے گا، تو وہ حال میں جی رہے ہوتے ہیں۔ کس میں جی رہے ہوتے ہیں؟ حال میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوشچن بھی ہمارے نصاب سے ہی ہے، باہر سے کوئی کوشچن نہیں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بلکہ اگر کتاب کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، ایک ایک پوائنٹ کو دیکھا جائے، تو ہمیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ کٹی ہوئی شاخ سے کوشچن پوچھا گیا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں 10واں کوشچن۔ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ نفسیاتی زوایے کا افسانہ ہے۔ کس طرح کا؟ نفسیاتی، یعنی سائیکلوجیکل افسانہ ہے۔ اس میں ایک بہو ہوتی ہے، ایک بہو ہوتی ہے اور ایک بیٹا ہوتا ہے، جو اپنے ساس کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے، لیکن اس کے ساس اور ان کے سسر، بہو کے ساس اور سسر یعنی بیٹے کا باپ اور ان کی ماں، اس خوشی کو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ ہماری بہو اور ہمارے بیٹے ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندرونی ان کا کچھ الگ چل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا ایک الگ دنیا بسائے ہوئے رہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اور بہو کو اپنے گھر میں رکھوں اور ان کو اچھی طرح سے خوش رکھوں، مطلب ان کا الگ تھوڑا سا نفسیاتی زوایہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ کوشچن پوچھا گیا، نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو آشیانہ نفسیاتی قسم کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ گلوبل کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اور وارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر۔ تو جو زمینی ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے، تو اس پر ایک کانفرنس ہوا تھا۔ تو کیوٹو میں جب ہوا تو وہ 2007 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 2007 میں، یاد رکھیے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ تو بنتی ہے CH4، یعنی میتھن گیس۔ کون گیس بنتی ہے؟ میتھن گیس۔ یہ کیمسٹری کا ہے، تھوڑا سا مطلب ہے تو ہمارے نصاب سے اردو سے ہی، لیکن یہ کیمسٹری میں بھی کام آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ میتھن گیس، کون سا گیس بنتا ہے؟ میتھن گیس۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 13۔ آثار سنادید کس کی تصنیف ہے؟ تو آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند، یہ دو کتاب، اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے۔ یہ دو کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جو ہمارے نصاب میں دیا گیا ہے کہ یہ سر سید نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ خاص کر بتایا گیا ہے نہیں ایسے ہمارے نصاب میں پڑھنا نہیں ہے یہ کتاب، لیکن بتایا گیا ہے کہ سر سید نے اس کی تصنیف کی ہے۔ اس کا مصنف سر سید ہیں، آثار سنادید کے، ٹھیک ہے، اور اسباب بغاوت کے۔ شاید یہ بھی کبھی پوچھ لے، ایسے پوچھتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ 14 کوشچن دیکھیں۔ 14واں کوشچن، ڈاکٹر عبد المغنی کے مطابق ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ادب سمجھنے والوں۔ اگر آپ ادب کی پہچان پڑھیں گے تو اس کا دوسرا اور پہلا اور دوسرا جو لائن ہے شروع کا، اس میں ہی یہ کوشچن کا آنسر مل جائے گا کہ ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز گھٹ رہا ہے اور ادب پڑھنے والوں کا روز بروز بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سمجھنے والوں کا پوچھا گیا ہے۔ کیا پوچھا گیا ہے؟ ادب سمجھنے والوں کا حلقہ روز بروز گھٹ رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 15 دیکھتے ہیں۔ بھیم راؤ کی مادری زبان کیا تھی؟ مادری زبان کہتے ہیں ماتر بھاشا یا مدر ٹنگ انگلش میں۔ تو جہاں جو شخص پیدا ہوتا ہے وہاں کا ایک بھاشا ہوتا ہے، جو بچپن سے وہ سیکھتا ہے، اسے ہم مادری زبان کہتے ہیں۔ تو بھیم راؤ
अम्बावाड़े के रहने वाले थे और अम्बावाड़े पड़ता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की जो ज़बान है वो मराठी है। तो भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? मराठी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सनिफ़ से है? यानी किस किस्म के शायरी करते थे या नसर लिखते थे, और नसर में भी किस चीज़ में बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था? तो वो ड्रामा लिखते थे सबसे ज़्यादा। ड्रामा में ही उन्होंने अपना करियर बनाया था। ठीक है, ड्रामा के नाम से ही वो मशहूर हैं, आगा हशर कश्मीरी। तो आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सनिफ़ से है? ड्रामा से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? तदरीस का मतलब होता है टीचिंग, पढ़ाना। उर्दू पढ़ाने के अलावा उनको सियासत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18। ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो ज़मीन के बाशिंदे यानी ज़मीन के रहने वालों को सिर्फ 2 तरह के ही ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो आर्य सिद्धांत और तंत्र ये लिखा हुआ है इनका आर्यभट्ट का। ठीक है, तो उन्होंने तरेगना में बैठकर लिखा था। तरेगना में, कहाँ? तरेगना में। 19 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तवाफ़ का मतलब होता है घूमना, चारों तरफ रिवॉल्व होना, घूमना। ठीक है, ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। किसका तवाफ़ करती है? सूरज का। और चांद तवाफ़ करती है ज़मीन का। चांद तवाफ़ करती है ज़मीन का और ज़मीन तवाफ़ करती है सूरज का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो 1910 में। कब हुई? 1910 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम असदुल्ला खां था। असजदुल्ला खां भी नहीं और असअदुल्ला खां भी नहीं, असीरुल्ला खां भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए होगा, असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, असदुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का शेर, यानी असद का मतलब शेर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गदर का वाक़या कब हुआ? गदर एक जंग हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो उसका वाक़या 1857 में हुआ। 1857 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? मकतूब का मतलब होता है ख़त। मकतूब का मतलब ख़त होता है। और किसके नाम लिखा? तो अपनी बेटी के नाम लिखा था, बेटी के नाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी। चलिए 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से था? है ना, किस स्टेट से था? असल में सूबा का मतलब होता है स्टेट। तो वो बाढ़ के रहने वाले थे और बाढ़ पड़ता है, यानी बाढ़ कहाँ है? बिहार में। तो किस सूबे से बिलोंग करते थे? बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की? तो मेहदी आफादी ने 3 शादियाँ की थी। कितनी? 3, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? इंटरव्यू लेने वाले फैयाज़ रिफ़त एक थे और दूसरे थे असमत चुगताई। लेकिन इंटरव्यू हुआ किनका? बेदी का, राजेंद्र सिंह बेदी का। ये हमारे निसाब में है, अगर पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल आप जान जाएंगे किनका इंटरव्यू लिया गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, इसलिए याद करते जाइए। जो भी अभी क्वेश्चन हम इसका आंसर टिक किए जा रहे हैं या क्वेश्चन का आंसर हम बताए जा रहे हैं, वो सब क्वेश्चन पूछ चुका होता है, पूछा ही गया है बोर्ड में। ठीक है, ये पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। फैयाज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस सूबे से था? किस शोबे से था? सूबा नहीं, ये शोबा है ना।
تو شعبہ وہ تدریس یعنی پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پڑھاتے تھے، یا آل انڈیا ریڈیو سے تھے، تنقید سے، سیاست سے؟ تو ان کا شعبے سے آل انڈیا ریڈیو سے وہ بلونگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، آل انڈیا ریڈیو سے ان کا تعلق تھا، یہ انٹرویو میں انہوں نے خود ہی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ چکبست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ چکبست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو فیض آباد میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ فیض آباد، یو پی میں، یاد رکھیے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 30۔ شامل نصاب نظم، یعنی ہمارے نصاب میں جو شامل ہے نظم، کس نام سے؟ مناظر فطرت یا مناظر قدرت۔ فطرت اور قدرت دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور کئی جگہ فطرت بھی لکھا ہوا آتا ہے اور کئی جگہ قدرت بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ کوشچن میں دیکھ کے گھبرائیے گا نہیں، کبھی قدرت بھی لکھ دیتا ہے اور کبھی فطرت بھی لکھ دیتا ہے۔ تو مناظر فطرت یا مناظر قدرت کے شاعر کون ہیں؟ تو چکبست ہیں۔ کون ہیں؟ چکبست۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 31۔ جگن ناتھ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ جگن ناتھ آزاد کا انتقال 2004 میں اور دہلی میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ دہلی میں۔ چلیے کوشچن نمبر 31 دیکھتے ہیں، 31 ہو گیا ہے، 32 دیکھتے ہیں۔ پرویز شاہدی نے کس سال میٹرک کیا؟ یعنی میٹرک ایگزام کس سال پاس کیا؟ تو 1925 میں۔ کہاں سے؟ کولکتہ یونیورسٹی سے، کولکتہ یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو 32 کا آنسر اے ہوگا، 1925۔ 33 دیکھتے ہیں۔ مرض تنفس سے کس کی موت ہوئی؟ مرض تنفس کہتے ہیں سانس کی بیماری، ہے نا، سانس کی بیماری۔ تو پرویز شاہدی کو مرض تنفس سے موت ہوئی تھی، سانس کی بیماری سے موت ہوئی تھی ان کو، ٹھیک ہے۔ چلیے 34 دیکھتے ہیں۔ بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہیں؟ بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہیں؟ تو ندا فاضلی ہیں۔ کون ہیں؟ ندا فاضلی۔ اب بھی من میں اگر اس کا آنسر پتہ ہو تو آپ بھی من میں اس کا جواب دیتے رہیں، اور آگے تو ہم دے ہی رہے ہیں۔ چلیے 34 کا ڈی ہوگا۔ 35 دیکھتے ہیں۔ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کس طبقہ کے مسائل کو ابھارا ہے؟ مسائل مسئلہ کا جمع ہے، مسئلہ واحد ہے، مسئلہ واحد ہے، اور مسائل اس کا جمع ہے۔ یہ سب بتاتے جا رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو کوئی دقت نہ ہو واحد جمع میں۔ تو مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے پرابلم، تو وہ کس طبقہ کے پرابلم کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ تو کمزور طبقوں کو، کمزور طبقہ کے لوگوں کا جو مسئلہ ہوتا تھا، پرابلم ہوتی تھی، تو اپنی نظموں میں پڑھتے تھے، اپنی نظموں میں لکھتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے 35 کا سی ہوگا۔ کوشچن نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، نظم بہت آسان تھی پہلے کس طرح کی نظم ہے؟ تو یہ آزاد نظم ہے۔ یہ کس طرح کا نظم ہے؟ آزاد۔ اور ندا فاضلی اکثر و بیشتر آزاد نظم ہی لکھا کرتے تھے، اور یہ نظم بھی ندا فاضلی کی ہی ہے۔ چلیے 37 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 37۔ سید محمد جعفری کے والد کا کیا نام تھا؟ تو سید محمد جعفری کے والد کا نام سید محمد علی جعفری، سید محمد علی جعفری، صرف علی اس میں لگا ہوا ہے، سید جعفری بھی نہیں، سید محمد علی جعفری، یاد رکھیے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 38 دیکھتے ہیں، ساتھ میں لائک کرتے بھی جائیے گا۔ نظم کھڑا ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ نظم کھڑا ڈنر کے شاعر کون ہیں؟ تو سید محمد جعفری۔ کھڑا ڈنر یہ مزاحیہ نظم ہے، ٹھیک ہے، ظریفانہ نظم کہہ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 38 کوشچن نمبر 39 دیکھتے ہیں، 38 ہو گیا ہے۔ رجز کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو رجز مرثیہ کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ مرثیہ کا۔ چلیے کوشچن نمبر 40 دیکھتے ہیں۔ جس نظم میں کسی کے مرنے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں، جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے۔ چلیے کوشچن نمبر
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के आबाओ अजदाद यानी ख़ानदान वाले, आबाओ अजदाद कहते हैं ख़ानदान वाले, कहाँ से आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, वो लोग ईरानी थे और गालिब यहाँ के थे, मतलब उनके आबाओ अजदाद यहाँ हिंदुस्तान में आए ईरान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी, यानी वो किस तरह के शायर थे, किस तरह के शेर व शायरी करते थे? तो वो जद्दत पसंदी थे, मतलब नयापन था उनका शेर व शायरी में। जद्दत कहते हैं नयापन, तो वो नयापन शेर व शायरी में उनका बड़ा अजब रंग था। ठीक है, नया रंग था उनका, नयापन था, तो वो जद्दत पसंद थे। ठीक है, ऐसे हमारे निसाब में जो लिखा हुआ उनके बारे में, उनको उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनकी बायोग्राफी बताई गई है, उसमें जद्दत तराज़ी लिखा हुआ है। तो तराज़ी से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो एक ही है। ठीक है, जद्दत पसंद यहाँ पे कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। शौक़ के वालिद का क्या नाम था? शौक़ लखनवी के वालिद का क्या नाम था? तो आगा अली खां था। मिर्ज़ा नहीं, आगा अली खां था। क्या था? शौक़ के वालिद का क्या नाम था? आगा अली खां। शौक़ लखनवी के वालिद का नाम आगा अली खां। 43 का ए। चलिए 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मसनवी ज़हर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की का, नवाब की लड़की, सौदागर की लड़की का, वज़ीर की लड़की? तो वहाँ पे सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है मसनवी ज़हर इश्क में। और मसनवी एक ऐसा नज़म होता है जिसमें पूरी कहानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? शौक़ लखनवी का पूरा नाम क्या है? शौक़ लखनवी का पूरा नाम तसद्दुक़ हुसैन खां। क्या है? तसद्दुक़ हुसैन खां। याद रखिएगा, तक़द्दुस नहीं, तकल्लुफ़ भी नहीं, तकल्लुम भी नहीं, तसद्दुक़ हुसैन खां। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई? यानी दयाशंकर नसीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो दयाशंकर नसीम 1845 में उनका इंतकाल हुआ और 1811 में वो पैदा हुए थे। अगर घटा लिया जाए तो 4, 3 यानी 34 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 34 साल। ये उनकी पैदाइश, ये उनका वफ़ात, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मुकाबली किस मसनवी की किरदार है? तो गुलज़ार नसीम की। किसकी? गुलज़ार नसीम मसनवी की किरदार है। किरदार कैरेक्टर को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। गंगा प्रसाद कौल दयाशंकर नसीम के कौन थे? तो उनके वालिद का नाम था। दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। वालिद मतलब होता है फादर, यानी पिता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मसहफ़ी की जाए पैदाइश कहाँ है? मसहफ़ी की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए का मतलब होता है जगह, जाए का मतलब होता है जगह, यानी पैदाइश की जगह, कहाँ पैदा हुए? तो मसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए। कहाँ? अमरोहा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? तो उनके 3-4 मशहूर शायर थे जो उनके शागिर्द थे। उनमें एक मीर खलीक और एक आतिश लखनवी भी थे। तो यहाँ पे आतिश के बारे में आया, यहाँ पे आतिश लिखा हुआ है, यानी एक ही क्वेश्चन इसमें एक ही आंसर है, आतिश लखनवी। मसहफ़ी के नामवर शागिर्द थे ये आतिश। ठीक है, चलिए, और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए इसका दूसरा पार्ट इसके बाद ले आते हैं।
1 से लेकर 50 तक अभी ये क्वेश्चन हुआ, और 51 से 100 तक अगला पार्ट में इसका पूरा किया जाएगा, मतलब इसका आंसर दिया जाएगा। अगला पार्ट इसका 51 से 100 आएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालूं तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इंतज़ार कीजिए, अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।